नमस्ते दोस्तों, हिंदी साहित्य सागर में आपका स्वागत है। परीक्षा का समय नज़दीक है और हम जानते हैं कि आपकी सबसे बड़ी चुनौती है कम समय में ज़्यादा सिलेबस कवर करना। इसलिए आज हम एग्जाम बूस्टर की क्लास में हम एक ही वीडियो में हिंदी के महत्वपूर्ण जैसे लिंग हो गए, वचन, कारक, काल, वाक्य, उपसर्ग, प्रत्यय आदि सभी को हम एक ही वीडियो में खत्म करेंगे। यह वीडियो सिर्फ एक क्लास ही नहीं बल्कि आपकी सफलता की सीढ़ी है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का महारिवीजन। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आज का पहला प्रश्न है, हिंदी में लिंग होते हैं। हिंदी में कितने लिंग होते हैं? तो 2 लिंग होते हैं। ऊंट, ऊंट शब्द का स्त्रीलिंग है। क्या है ऊंट शब्द का स्त्रीलिंग? तो ऊंटनी होता है। ऊंटनी जो है ऊंट शब्द का स्त्रीलिंग है। एक शब्द जिसका लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है। ठीक है, कह रहा है कि हिंदी भाषा में इसका लिंग परिवर्तन नहीं होता है। वो कौन सा शब्द है? तो वह है कोयल। कवि का स्त्रीलिंग बताना है तो कवि का स्त्रीलिंग कवयित्री होता है। ऋषि, ऋषि का स्त्रीलिंग ऋषिका। देखिएगा ध्यान से, इस चीज को याद रखिएगा क्योंकि ऋषि का स्त्रीलिंग कुछ हटके ही है, ऋषिका। अगला प्रश्न है कि लिंग की दृष्टि से दही, दही कैसा है? तो ये दही पुल्लिंग का शब्द है। दही खट्टा होता है। हम वाक्य में प्रयोग करके भी देख सकते हैं कि दही खट्टी होती है। नहीं, गलत है, दही खट्टा होता है। ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग होगा तो ठकुरानी होगा। ठकुराइन भी कहीं कहीं मिलता है। ज्ञानवती, ज्ञानवती का पुल्लिंग यहाँ पे बताना है तो यहाँ पे हो जाएगा ज्ञानवान। ज्ञानवती का जो है पुल्लिंग ज्ञानवान होगा। युवा शब्द का लिंग परिवर्तन करने के लिए सही शब्द है, क्या है? तो युवा का युवती होगा स्त्रीलिंग। कविता का बहुवचन बताना है तो कविता का बहुवचन कविताएं होगा। लड़की पढ़ती है, यह वाक्य बहुवचन में होता है। लड़की पढ़ती है, इस वाक्य को बहुवचन में बनाना है तो इस वाक्य का बहुवचन हो जाएगा कि लड़कियां पढ़ती हैं। आगे है कि साधु आ रहे हैं। वाक्य में जो साधु शब्द है यह कैसा वचन है? एक वचन है या बहुवचन है? तो साधु आ रहे हैं, इसमें जो साधु शब्द है ये बहुवचन का शब्द है, साधु बहुवचन है। हिंदी भाषा में वचन के प्रकार हैं तो वचन भी 2 प्रकार के होते हैं हिंदी में, एक वचन और बहुवचन। और वही संस्कृत में जो है हिंदी वचन 3 प्रकार के होते हैं। चिड़िया शब्द का प्रयोग बहुवचन में होगा, क्या होगा? तो चिड़िया हो जाएगा। ठीक है, ऊपर चंद्र बिंदु लग जाएगा बहुवचन में। अगला प्रश्न है कि कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि जिस आधार से अलग होती है या दूर जाती है उस आधार में प्रयुक्त होता है, क्या होता है? तो वहां पे अपादान कारक होता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो अपादान किस में रहेगा? पत्ते में रहेगा कि पेड़ में रहेगा? तो यहाँ पे जो है पेड़ जो है इसमें अपादान होगा क्योंकि पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, ना कि पत्ते से पेड़। सह हस्तेन खादती में कौन सा कारक है? तो सह हस्तेन रामेण। ठीक है, तो यहाँ पे करण कारक, तृतीया विभक्ति करण कारक हो जाएगा। तोता डाली पर बैठा है, तोता डाली पर बैठा है, इस वाक्य में कारक बताना है तो इसमें अधिकरण कारक होगा। में और पर जो चिन्ह है अधिकरण का, तो यहाँ पे तोता डाली पर बैठा है तो अधिकरण कारक हो जाएगा। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में कारक कितने हैं? तो देखिए ऐसे तो कारक 8 हैं हिंदी में, लेकिन यहाँ पे पूछ दिया है कि आचार्य किशोरीदास के अनुसार कितने कारक हैं? तो 6 हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कारक कहते हैं। को किस कारक की विभक्ति चिन्ह है? को, तो ये कर्म की है। ने किस कारक का विभक्ति है? तो कर्ता ने हो गया। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग, ऐसे करके ये सब याद रखना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि यहाँ से भी एक प्रश्न बन जाता है, चाहे सीधे विभक्ति चिन्ह ही पूछ देता है या वाक्य में प्रयोग करके पूछता है। उससे अच्छे तो आप हैं,
इसमें कौन सा कारक है? तो इसमें अपादान कारक होता है। जहाँ तुलना की जाती है ना, वहाँ पे अपादान कारक होता है। तो यहाँ पे उससे अच्छे तो आप हैं, तो यहाँ अपादान कारक है। कर्म कारक की विभक्ति चिन्ह कौन सी है? तो को है। क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक क्या कहलाता है? तो वो अधिकरण कारक कहलाता है, क्रिया का आधार सूचित करने वाला। चरण शब्द में प्रत्यय है, तो इसमें अन प्रत्यय लगा हुआ है। फुर्तीला शब्द में प्रत्यय कौन सा लगा है? तो ईला प्रत्यय लगा है। निर्विकार, निर्विकार शब्द में उपसर्ग बताना है, तो इसमें निर उपसर्ग लगा हुआ है। नेपाली शब्द में प्रत्यय बताना है, तो इसमें नेपाल, नेपाल में ई प्रत्यय लग जाने से नेपाली बन गया है। अवघट शब्द में उपसर्ग है, तो अवघट में अ उपसर्ग लगा है। कजरौटा, कजरौटा शब्द में प्रत्यय बताना है, तो इसमें औटा शब्द है। काजर, काजर में औटा लगा हुआ है, तो कजरौटा हो गया है। उजड़ना, उजड़ना शब्द में उपसर्ग बताना है, तो इसमें उ उपसर्ग लगा हुआ है। पालनहार शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तो हार प्रत्यय है, पालन में हार लगा हुआ है। श्रवणीय शब्द में प्रत्यय बताना है, तो इसमें अनीय प्रत्यय है। बिछौना में मूल शब्द एवं प्रत्यय, तो बिछौना, बिछाना जो है मूल शब्द है और इसमें औना प्रत्यय लगा हुआ है, तो हो गया है बिछौना। पांडव शब्द में प्रत्यय बताना है, तो तद्धित प्रत्यय है पांडव में। तल्लीन, तल्लीन शब्द में सही उपसर्ग का संधि विच्छेद, तो इसमें हो जाएगा तत् धन लीन, तल्लीन। उच्चारण शब्द में उपसर्ग बताना है, तो इसमें उत उपसर्ग है, उत। अगला प्रश्न है, अनंग शब्द दिया है, इसमें उपसर्ग बताना है, तो इसमें अन उपसर्ग लगा हुआ है। प्रत्युत्पन्न शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? तो इसमें प्रति है, प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। कृपालु शब्द में क्या लगा है, क्या है? तो ये तद्धित प्रत्यय है और पूछेगा कौन सा प्रत्यय लगा है, तो आलू प्रत्यय लगा है। उस शब्दांश को क्या कहते हैं जो किसी शब्द से पूर्व लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देता है? तो उस शब्दांश को हम उपसर्ग कहते हैं। वे शब्दांश जो किसी शब्द से पूर्व लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देता है, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। निढाल एक शब्द है, तो कह रहा है कि निढाल शब्द में प्रयोग किया गया है, तो इसमें ढाल में नि उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। प्रामाणिक, प्रामाणिक शब्द के मूल शब्द और प्रत्यय का सही अलगाव है। तो देखिए प्रमाण मूल शब्द हो गया और इसमें इक प्रत्यय लगा है, तो इक प्रत्यय लगने से जो आगे का ये वर्ड है, ये स्वर है तो दीर्घ में हो जाता है, तो प्र की जगह प्रा हो जाएगा, प्रामाणिक। इक प्रत्यय बस जहाँ पे लगेगा वहीं होगा। जैसे व्यवहार, व्यवहार में इक प्रत्यय जोड़ने से व्यावहारिक हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर प्रमाणिक में भी हुआ है। अगला प्रश्न है सुशांत, सुशांत में प्रयुक्त उपसर्ग और मूल शब्द बताना है, तो इसमें जो सु है वो उपसर्ग है और शांत मूल शब्द है। अभाव, अभाव शब्द में उपसर्ग है, तो भाव में अ उपसर्ग लगने से अभाव हो गया है। और यही संस्कृत में पूछता, तो इसमें जो है संस्कृत में कौन सा समास है? तो नई समास है, अभाव मतलब न भाव। अगला प्रश्न है स्वाभाविक, स्वाभाविक है, स्वागत है, इन दोनों शब्दों में उपसर्ग है, तो दोनों में क्रमशः देखिए स्वाभाविक में स्व उपसर्ग है और स्वागत में सु उपसर्ग है। अगला शब्द है कि शब्द रचना में योगदान नहीं होता है, तो पद का योगदान नहीं होता है। अतीव, अतीव शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अति उपसर्ग है। दुर्व्यवहार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताना है, तो इसमें दुह, वी और अव, ठीक है। परामर्श में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो इसमें परा, परा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अरुणिमा, अरुणिमा में कौन सा प्रत्यय है? तो इमा प्रत्यय लगा हुआ है अरुणिमा में। छत्रियानी शब्द में प्रत्यय है आने, छत्री में आने प्रत्यय लगा है, छत्रियानी।
मौलिक शब्द में प्रत्यय लगा है तो इक प्रत्यय लगा है। पराजय शब्द में उपसर्ग लगा है तो इसमें परा उपसर्ग लगा है। निरूपण, निरूपण में उपसर्ग है तो नि उपसर्ग है। ढोलकी शब्द में प्रत्यय बताना है तो ढोलक मूल शब्द है और इसमें ई प्रत्यय लगने से ढोलकी बन गया है। घुमक्कड़ शब्द में प्रत्यय है तो इसमें अक्कड़ प्रत्यय है। उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले जुड़ता है, ठीक है। उपसर्ग पहले जुड़ता है और प्रत्यय जो है उपसर्ग के बाद में जुड़ता है। कृदंत और तद्धित प्रत्यय, तद्धित भेद हैं, किसके भेद हैं? तो ये प्रत्यय के भेद होते हैं, कृदंत और तद्धित। अनुचित में उपसर्ग है तो अन उपसर्ग लगा हुआ है अनुचित में, उचित में अन उपसर्ग। कृत प्रत्यय का योग होता है तो क्रिया या धातु के साथ इसका योग होता है कृत प्रत्यय का। अगला प्रश्न है आगमन। आगमन शब्द में उपसर्ग बताना है तो इसमें आ उपसर्ग लगा हुआ है। अवतरण, अवतरण शब्द में उपसर्ग बताना है तो इसमें अव उपसर्ग है। मिलाप, मिल धन आप, मिलाप में आप प्रत्यय लगा हुआ है। अधि, अधि उपसर्ग एवं आय मूल शब्द है तो क्या हो जाएगा? अध्याय शब्द बनेगा। वे शब्दांश जो शब्द के आरंभ में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें उपसर्ग कहते हैं। आगमन शब्द में उपसर्ग है। आगमन में देखिए यही शब्द दोहराया हुआ है तो इसमें जो है आ उपसर्ग है। और एक शब्द है अमर, शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो अमर में जो है अ उपसर्ग लगा हुआ है। तो दोस्तों आज हमने व्याकरण के मुख्य अध्यायों को एक नजरिए में समझा है। मुझे पूरा विश्वास है कि अब इन विषयों से जुड़ा कोई भी प्रश्न आपकी परीक्षा में नहीं छूटेगा। अगर आपको यह एग्जाम बूस्टर पसंद आई है तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जो बाकी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। इसी तरह से अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं हमें कमेंट में बताइएगा। और आप सभी लोग मन से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।